it is a therapeutic technique. साइकोएनालिसिस और साइकोडायनेमिक, जो भी आपका नाम उसको, वो जो है वो एक थ्योरी तो है ही है, इंसानी जगत को समझने का एक अप्रोच है, एक नजरिया है, लेकिन उसके साथ साथ ये एक थेरापिटिक जो है वो इलाज का तरीक़ाकार भी है. आई थिंक दैट यू माइट बी स्टडीइंग दिस एज अ थेरापिटिक टेक्निक. साइकोपैथोलॉजी में अभी कहाँ पे हैं आप, मुझे नहीं पता, और थोड़ा बहुत इसके बारे में शायद आप कुछ जानते होंगे. As far as the of Sigmund Freud, the point of view is, it is very popular. It is very, very popular, not only in psychology, but in literature, in sociology, in field of work, whatever. He is popular, and he is the most criticized theorist also. He is most popular. He is most criticized theorist of personality. Personality में सबसे ज़्यादा जो criticism किया गया है, criticize किया गया है, criticism हुआ है जिन पे, वो Sigmund Freud है, और popular भी सबसे ज़्यादा है, और लिटरेचर में भी इसका बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम यूज करते हैं डिफरेंट इंग्लिश लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर में भी. जाहिर है कि पर्सनालिटी पे उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, जो थ्योरी दी है, उसके लिहाज से उसके अंदर भी आपको तज़किरा जो है वो मिल जाता है. अब सिगमंड फ्रायड क्यों इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया इसको, and why he is so popular, a question तो है. When you will go through the theory, then you will come to know that what is the reality. क्यों ऐसी चीजें जो हैं वो इसके ज़्यादा कितनी पॉपुलर भी है, और उससे ज़्यादा कहीं जो है वो क्रिटिसाइज किया गया है. तो और पॉपुलर है वो उसकी, he is the first person. He is the first person in the history of psychology who tried to explain human personality, and he gave a comprehensive theory on personality. So being first is itself, you can say, a credit. So that is why he is very, very popular. तो बहुत popular है, और ज़्यादा उसको बहुत पज़िराई भी मिली है, and at the same time he was very much criticized. Now I don't know that when you were studying psychopathology, तो कौन-कौन से concept उनके आपने discuss कर लिए हैं. मैं अगर थोड़ा सा पूछूं आपसे, अभी क्लास ले रही हूँ, चलो अभी जाओ. आमिर है, सॉरी बेटा, आज घर में कोई नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस तो होगी. अच्छा जी, तो आपने बताया मुझे सा कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, क्या जानते हैं आप. मैं जरा समझूं तो सही कि आप अभी तक जो भी आपके एडमिशन को काफी दिन हो गए, और जिस तरह हमारी भी कुछ ना कुछ तो थ्योरीज हो चुकी हैं, उसी तरह से आपके उसके अंदर साइकोपैथोलॉजी में, जिसको के जाहिर है कि जिसमें फ्रॉइड का बड़ा अमल दखल है, तो ये मेथड तो आपने किया होगा ना, स्ट्रैटेजी जो है वो साइकोएनालिसिस की. थेरापेटिक टेक्निक कर लिया है उसका? बस मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ, मैं इम्तिहान नहीं ले रही आपका. हेलो, एनीबॉडी? मैम सर ने ना जितने भी डिसऑर्डर्स पढ़ाए हमें, तो उसमें ही सारी टेक्निक्स बताई थी कि जहाँ जहाँ पर साइको एनालिसिस टेक्निक यूज होती हैं, तो हमें इस वे में सर ने साइको एनालिसिस पढ़ाया टेक्निक्स के जरिए, और थोड़ा बहुत सर ने इड, सुपर ईगो और ईगो हमें समझाया था सर ने, मतलब टेक्निक्स बताते हुए कि जो मेन जो भी डिसऑर्डर्स क्रिएट होता है वो क्यों क्रिएट होता है, कि ईगो, सुपर ईगो और इट के दरमियान जो भी अगर कुछ मसले होते हैं या कुछ भी होता है, उसकी वजह से फिर डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं. तो सर ने बस
اتنا ہی بتایا, اور ٹیکنیکس وغیرہ کا ڈسکشن کی. اچھا ڈسآرڈرز تو سائیکو انالیٹک جو ہے وہ ٹیکنیک بتائی ہوگی, جیسے فری ایسوسیشن بتایا ہوگا آپ کو, اور انسائٹ بتائی ہوگی آپ کو, ڈریم انٹرپریٹیشن بتایا ہوگا. یہ اسٹریٹجی تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر یہی ہے نا کہ فری ایسوسیشن ہوتا ہے, پہلے کتھارسس بتایا ہوگا. یہ سب ٹرمینالوجیز پڑھا ہے نہیں؟ اچھا خیر, وہ ان کا کام تھا. اچھا چل میں آپ کو اس کو چھوڑ دیں, میں آپ کو بتاتی ہوں, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب ہیومن نیچر کے بارے میں سگمنڈ فرائڈ جو ہے وہ کیا کہتا ہے, ہم اس کی بات کرتے ہیں. A term that is used by Sigmund Freud is psychic energy. Psychic energy, وہ جو psychic energy کی بات کرتا ہے. And what is psychic energy? The definition of psychic energy is that it is the fuel that powers all mental activity. اور آپ psychic energy کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جو فیول ہے وہ پاور پرووائڈ کرتا ہے جتنی بھی مینٹل ایکٹیویٹی آپ کے ہوتے ہیں اس کی. ایک تو یہ آپ نے کہا. اور جو سائیکک انرجی کے ساتھ ہی ساتھ جو دوسرا ٹرم ہے دیٹ از ویری مچ ایسوسیٹڈ Sigmund Freud, that is psychic determinism. Psychic determinism. اور وہ psychic determinism جو ہے وہ ہے کیا؟ وہ تو ایک ہے کہ فیول جو ہے وہ جو پاور دیتا ہے آپ کے تمام مینٹل ایکٹیویٹی کو, اینڈ ایچ اینڈ ایوری مینٹل ایکٹیویٹی ہیز اے پرائر کاز. سب سے اس سے پہلے کوئی بھی جو بھی کام ہوتا ہے, جو بھی چیز ہم کر رہے ہوتے ہیں, ایون جب ہم بول رہے ہوتے ہیں, سپوز دیٹ اف وی آر جو ٹیلنگ اے لائی آلسو, all these behavior, ہیومن کے جتنے بیہیویئر ہوتے ہیں, جتنے بھی تھاٹس ہوتے ہیں, ان کے پیچھے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی کاز ضرور ہوتا ہے. اور اگر اس کو اگر آپ آگے دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو جی جی اچھا ٹھیک ہے اوکے اوکے. میں ادھر نہیں دیکھ رہی ہوتی ہوں, اس لیے میں موبائل سے کلاس لے رہی ہوں, اس لیے مجھے اندازہ نہیں ہوتا ہے. خیر, تو یہ جو آپ کا جو سائیکک انرجی جو فیول ہے, جو مینٹل ایکٹیویٹی کو پاور پرووائڈ کرتا ہے, پاور جنریٹ کرتا ہے, پاور دیتا ہے, ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے جتنے بھی بیہیویئرز ہیں, جو تھاٹ پروسیسز ہیں, ایون جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہم غلطی سے کر دیا, کہتا ہے غلطی کچھ نہیں ہوتی ہے, یہ کوئی نہ کوئی آپ کا اس کے کاز ضرور ہوتے ہیں. Although according to Sigmund Freud we are not aware of all these causes. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا because it happens at unconscious level. ابھی ہم بات کریں گے unconscious level کی بھی, لیکن یہاں پر ہے کہ وہ prior cause جو ہے وہ اس کو psychic determinism کہتا ہے, کہ ہم determined ہیں. determined کا ہمارے جتنے بھی بیہیویئرز ہیں وہ ڈیٹرمنڈ ہیں, کوئی نہ کوئی ایسا فورس ہے جو ہمیں اس کام کو کرنے پہ مجبور کرتا ہے. وہ جو پاور ہم نے بات کی, جو انرجی, سائیکک انرجی کی بات کی ہے. اور ایک ٹرم اس نے ساتھ ساتھ یہ بھی یوز کیا, لیبیڈو کا ہے. The psychic energy جو ہے that is associated with sexual instinct or life instinct, and the another is destructive instinct or death instinct, that is called, the term ہے وہ ہے Thanatos and Eros. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو لیبیڈو ہے وہ سائیکک انرجی جو ہے وہ دو چیزیں جو ہے. میم اگین ریپیٹ کر دیں, آپ کی آواز کٹ گئی تھی. سائیکک انرجی از ایسوسیٹڈ وتھ, ہاں, سائیکک انرجی از ایسوسیٹڈ وتھ ڈفرنٹ انسٹنکٹ کہہ لیں. دو انسٹنکٹ ہیں, ایک انسٹنکٹ ہے لائف انسٹنکٹ, اینڈ the term he used for life instinct is sexual instinct, and the another instinct is death instinct, and اور جس کو کہتے ہیں Thanatos کہا ہے اس نے, اور جو life instinct ہے ایرس جو ہے وہ اس کو کہا ہے اس نے ایرس ہے. جو ایرس ہے وہ کنسٹرکٹیو تو ہے, بٹ وہ کہتا ہے جو اگر اس طرح سے آپ دیکھیں, اگر سمپل ورڈ میں اگر ہم آپ سے کہیں کہ وہ جو دو سائیکک انرجی جس سے ایسوسیٹڈ ہے وہ ہے سیکشول انسٹنکٹ ہے اور ایگریشن ہے. وہ دو چیزیں جو ہیں وہ بیسک ہیں, جو یہ جو دونوں انسٹنکٹ ہیں ہی ہیں, یہ ہر انڈیویجول کے اندر ہے. ایکچولی the term he used
for this जो life instinct है, जिसको किसने sexual instinct कहा था, उसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा criticize किया गया. Although the term sex in Freudian concept is very very vast. Very vast का मतलब है कि वो कहता है कि जो life है वो है pleasure. तो वो उसका even if you feel pleasure in playing violin, तो वो उसको life instinct कहता है. जाहिर है कि life instinct का मतलब है कि life है उसके अंदर and you are getting pleasure. तो वो pleasure को उस term से आपको replace करता है. और जो दूसरा जो है वो क्या है, वो है aggression. So ये जो philosophy है इनकी Sigmund Freud की, वो philosophy में या psychology में भी even बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, लेकिन आप सिर्फ एक थ्योरी के तौर पे पढ़ रहे हैं यहाँ पे. जो सिगमंड फ्रायड है उसको कुछ दिन पहले तक साइकोलॉजी में पूरे 2 सेमेस्टर पढ़ाया जाता था और पेपर का नाम ही था साइको एनालिसिस. बट नाउ एज ग्रेजुअली इट इज बीइंग ऑब्सलीट. थोड़ा सा इसका क्या कहेंगे, जो फेम है वो कम होता गया है बिकॉज इट इज वेरी कॉस्टली और उसको समझना भी जरा सा मुश्किल हो गया है. तो वो फिलॉसफी थोड़ी सी एडवांस लेवल पे करके थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो चेंजेस आए हैं. और वो चेंजेस किसने लिया है, जो नियो फ्रायडियन कहलाते हैं, हम उनकी थ्योरी भी पढ़ेंगे. इसलिए कि ये जो थ्योरी है वो प्योर बायोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करता है. वो प्योर बायोलॉजिकल है और वो इंस्टिंक्चुअल है. और उसने क्या किया, उसने जो इंडिविजुअल है उसको इंस्टिंक्चुअल बीइंग बना दिया. In reality we are not instinctual being, we are also social being. लेकिन वो social को उसने कहीं निकाल दिया और उसने कहा कि we are only instinctual being and we try to satisfy our biological needs. और biological needs में जो दो, उसने कहा कि जो 2 instinct हमारे हैं वो है sex and aggression. ठीक है, तो ये दोनों को उसने बहुत एम्फसाइज किया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा उसके इतना निगेटिविटी है. फॉर एग्जांपल जब मैस्लो को पढ़ा हमने ट्रेट थ्योरी पढ़ी हमने, उन सबके अंदर हेलो, आवाज नहीं आ रही है मेरी? हेलो जी जी मैम आ रही है. मैडम आ रही है आवाज. हाँ, आप माइक, बाकी लोग जो जिसको पूछना है जरूर माइक खोल लें, लेकिन बाकी ना करें, इससे डिस्ट्रैक्शन होती है. ठीक है, अच्छा जी. तो ये जो लाइफ इंस्टिंक्ट और जो आपके जो डेथ इंस्टिंक्ट है वो इंस्टिंक्चुअल बीइंग बना के रख दिया था. एंड दैट वाज द मेन कॉज ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय डिफरेंट थ्योरिस्ट. जब हम ह्यूमनिस्टिक की बात करते हैं वो तो ह्यूमन बीइंग की बात करता है, वो कहता है ह्यूमन है. बट अगर उसको बहुत रॉ फॉर्म में अगर सिगमंड फ्रायड की थ्योरी को आप जज करेंगे, पढ़ेंगे, इफ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन गोइंग थ्रू द गोइंग स्टडी सिगमंड फ्रायड, उनकी जो ओरिजिनल बुक्स है उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या सिगमंड फ्रायड की. लेकिन जितना आपको पढ़ना है मैं अभी आपको उतना ही पढ़ा सकती हूँ. ठीक है, अब जो है वो उसने कहा कि ये जो बात तो कर ली उसने इंस्टिंक्ट की, और वो एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट है. जाहिर है कि ये दोनों एनिमलिस्टिक आपके नीड हैं कि हम सिर्फ अपने बायोलॉजिकल नीड को ही सेटिस्फाई नहीं करना चाहते. जो दूसरे थ्योरिस्ट ने भी कहा कि हमारा सोसाइटी है, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम इतने इंस्टिंक्चुअल बीइंग नहीं हैं. वी हैव आवर सेल्फ आइडेंटिटी है, हमारे जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करने का कोई स्टैंडर्ड है, हम उसको उसी तरह से फुलफिल करते हैं. तो इन्होंने इस तरह से नहीं कहा था. हालांकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि इतना ज्यादा भी वो नहीं है. और इसी के साथ साथ फिर हम आपको बताते हैं कि ये जो आपकी जो पर्सनालिटी है, ह्यूमन बिहेवियर इज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ द इंटरैक्शन ऑफ 3 कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ द माइंड. 3 कंपोनेंट कहें, 3 सिस्टम्स कहें, स्ट्रक्चर्स कहें, जो भी कह लें इसको. अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह से लिखा हुआ है कि कुछ कहते हैं कि दीज आर द पर्सनालिटी कंपोनेंट्स, कुछ कहते हैं कि ये पर्सनालिटी के सिस्टम्स हैं जो काम कर रहे होते हैं.
اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ اسٹرکچر آف پرسنالٹی ہے. اور وہ امپورٹنٹ جو چیز ہے جس کے بارے میں ابھی آپ نے کہا کہ آل آف یو آر فیملیئر ود دا ٹرمز، دیٹ از یہ 3 کمپوننٹ کون ہیں، اور یہ تینوں جو ہے وہ انٹریکٹ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ although they are separate entity but they work together. If there is a harmony among these 3 components, then the individual will remain normal. اس کی فنکشننگ کیسی ہوگی؟ نارمل ہوگی. But if there is a conflict within these 3 components, then the problem starts there. وہاں پہ پرابلم جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے. وہ 3 components جو ہے وہ ہیں کیا کیا؟ جو سب سے پہلا کمپوننٹ ہے جو بیسک ہے، اور جو آپ کے پیدائش کے وقت جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بڑا ہونے پر ختم نہیں ہو جاتا، وہ ہوتا ضرور ہے وہاں پہ، لیکن وہ سوشلائز چکے ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے فنکشنز جو ہیں وہ تھوڑے سے بدل جاتے ہیں، اور اس کے دوسرے جو کمپوننٹ آتے ہیں وہ پھر ان کو کنٹرول کرتے ہیں. تو ہم نے کہا تھا کہ یہ ہارمونی میں کام کرتے رہتے ہیں، تب تک تو صحیح ہوتے ہیں. اب جو سب سے پہلا کمپوننٹ ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں. جو سب سے پہلا کمپوننٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اڈ ہے. جو دوسرا کمپوننٹ ہے وہ ہے ایگو. جو تیسرا کمپوننٹ ہے وہ ہے سپر ایگو. آپ کو بھی معلوم بھی ہوگا، بٹ جسٹ فار ریویژن میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اڈ کیا ہے. اڈ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ پرسنالٹی کا وہ پارٹ ہے، پرسنالٹی کا وہ کمپوننٹ ہے جس کو کہ ہم اس کو اٹ از انسٹنکچوئل، اٹ اونلی وانٹس ٹو سیٹسفائی اٹس نیڈ. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ اٹ اس لیے کہا جاتا ہے، اٹ جو ہے وہ اٹ سے نکلا ہے، وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے. سو اٹ کے جو کیریکٹرسٹکس ہیں وہ اینیمل لائک ہیں. یہ مانتی ہوں میں کہ وہ اینیمل لائک ہیں. وہ کیا ہے وہ؟ اور اگر اینیمل لائک سے ہٹا دیں آپ اینیمل ورڈز فار این انڈیویجول اور ہیومن بینگ سینس بیڈ، سو اٹ از بیٹر ٹو کال اٹ جسٹ an example of a naughty boy. اس کا کیا ہے؟ وہ naughty boy کی طرح ہے. I want. What is the situation? What is his wishes? Where he is wishing something, اس کو کوئی botheration نہیں ہے. It is very selfish. It is unorganized. It is irrational. It is illogical. اسے صرف اور صرف کیا چاہیے؟ آپ کا جو پلیجر چاہیے. کہاں ہے، کیا ہے، جو کیا مانگ رہے ہیں، کیا چاہیے، اس سے کوئی بھی اس کو جس کو کہتے ہیں سینسیشن جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے. ناؤ جسٹ ریمائنڈ، جب آپ نے کسی چھوٹے بچے کو دیکھا ہوگا جو بھوک اس کو لگتی ہے تو وہ روتا رہتا ہے، اسے یہ خیال نہیں ہوتا. جب اس کو کمفرٹ چاہیے ہوتا ہے تو یہ جو اڈ ہے اٹ نیڈس اوائڈنس فرام پین، اٹ نیڈس کمفرٹ and it needs pleasure. It is striving to fulfill its needs at any cost. کچھ بھی ہو جائے ہماری ضرورت جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے. تو اٹ جو ہے وہ آپ کا پرسنالٹی کا وہ کمپوننٹ ہے جو ضدی بچے کی طرح ہے، جس کو کہ ہر وقت جو چیز چاہیے، جس وقت چاہیے، جہاں چاہیے، اسے چاہیے ہی چاہیے. یہ تو اڈ ہے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ 3 کمپوننٹس ہے، اور بعد میں جو کمپوننٹس آپ کے آتے ہیں وہ تھوڑا سا اس کو اسپیسیفائی کرتے ہیں. جو یہ ضدی بچہ ہے جس کو، تو اٹ جو ہے وہ ہمیشہ اٹ از ریگولیٹڈ بائی پلیجر پرنسپل. اس کا پرنسپل کیا ہے؟ اس کا پرنسپل یہی ہے کہ وہ اپنے نیڈس کو فلفل کرنا چاہتا ہے، اور جو آپ وہ پلیجر چاہتا ہے. پلیجر کا مطلب ہے کہ جو چیز چاہیے اسے چاہیے ہوتا ہے، اور جو اوائڈنس فرام پین چاہتا ہے. ظاہر اوائڈنس فرام پین جو ہے وہ آپ کو کمفرٹ پرووائڈ کرتا ہے، اور کمفرٹ ظاہر ہے کہ وہ پلیجر دیتا ہے. تو وہ اسے کمفرٹ چاہیے ہوتا ہے، اور کسی بھی وقت چاہیے ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ وہ انآرگنائزڈ ہے، وہ سیلفش ہے، وہ illogical ہے، وہ irrational ہے، وہ کسی دوسری چیزوں کے بارے میں، دوسروں کے بارے میں نہیں سنتا ہے. بٹ تو اس کو ایک اور ٹرم یوز کرتا ہے، وہ امیجیٹ گریٹیفیکیشن پہ کام کرتا ہے. جو پلیجر پرنسپل ہے اس کو امیجیٹ چاہیے، جب چاہ رہے ہیں وہ جہاں چاہ رہا ہے، جیسے چاہنے کی بنیاد پہ کرتا ہے، وہ خواہش کرتا ہے جو اڈ ہے. بٹ ایز ہی comes in contact with the reality، جو ریالٹی سے اس کا کانٹیکٹ ہوتا ہے، جب بچہ بھوک سے روتا ہے، بلبلاتا ہے، جب گیلا ہوتا ہے اور اس کو کمفرٹ چاہیے ہوتا ہے،
وہ सच पेन से अवॉइड चाहता है, तो उसे लगता है कि हर वक्त हम जब चाहें जैसे चाहें वो चीज हमें नहीं मिल सकती है. It will take some time to fulfill the wishes of the it. Time चाहिए होता है. It takes some time to wash the child, to dry the child and to prepare the meal of food. जो भी आप उसको देते हैं, जो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है. हर वक्त जो है वो माँ जो है उसके लिए तैयार नहीं होती, हर वक्त आप उसके पास नहीं होते. तो वो असल में ये जो डिलेड ग्राटिफिकेशन है, डिलेड ग्राटिफिकेशन इमीडिएट ना होके जब डिलेड होता है तो वो उसको लगता है कि नो, रियलिटी इज समथिंग अदर देन आई थिंक. ऐसा नहीं है कि हमारी तमाम जरूरियत हम जब चाहें, जब जहाँ चाहें, जिस तरह चाहें उसकी बुनियाद पे पूरी हो जाएंगी. ये रियलिटी कुछ और है. एंड एट दिस टाइम द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द पर्सनालिटी डेवलप्स and what is it is termed as ego. अब इसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, वो ईगो जो हमारे और आपके अंदर बहुत होता है वो ईगो ये नहीं है, ठीक है. ये एक पार्ट है या सिस्टम है या कंपोनेंट है आपके पर्सनालिटी का. ईगो जो है वो क्या है, वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन है. जाहिर है कि वो इमर्ज ही होता है रियलिटी से कांटेक्ट के बाद, कि जो रियलिटी है दैट इज नॉट वेरी इजी. इट इज नॉट इजी फॉर द इट टू गेट एनीथिंग व्हेन वेयर एंड व्हाट ही वांट. तो फिर वो उसको समझ आती है कि नहीं. तो ईगो जो आपका पर्सनालिटी का जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो इमर्ज होता है और वो है ईगो. नाउ ईगो जो है वो क्या है, वो रेगुलेट होता है किससे, वो रियलिटी प्रिंसिपल से रेगुलेट होता है. इसलिए कि वो तो पैदाइशी है रियलिटी से कांटेक्ट के बाद, कि जी हर चीज दुनिया में उस तरह से मुमकिन नहीं है जिस तरह से हम चाहते हैं. तो एक मैच्योरिटी का जो लेवल होता है वो आपका ईगो जो डेवलप होता है, वो ईगो जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, वो रैशनल होता है, उसके सामने रीजंस होते हैं, वो रीजंस दे सकता है और उसको. एंड दैट इज व्हाई it is called that the ego is regulated or it works on the principles of reality. तो जो आपकी id की हमने बात की थी वो क्या करता था, वो उसका तो काम ही ये था कि वो जो उसको एनर्जी जो है, जो फ्यूल है, वो सारा का सारा प्लेजर जो है प्रिंसिपल्स पे काम करता है. उसको प्लेजर चाहिए. ईगो को प्लेजर, तो जाहिर है कि ईगो असल में बहुत कंप्रोमाइजिंग होता है. एंड इट इज जनरली कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव ऑफ पर्सनालिटी. इसलिए कि अभी जब हम तीसरे की बात करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि जैसे जैसे जब बच्चा बड़ा होता है और रियलिटी से कांटेक्ट होता जाता है तो उसके जो मैच्योरिटी जो आती है, तो डिफरेंट जो सिस्टम जो है वो डेवलप हो रहे हैं. जब पैदा हुआ था तो वो सिर्फ इड था जिसको सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करनी थी. और जब थोड़ा सा डिलेड ग्रेटिफिकेशन हुआ, रियलिटी से कांटेक्ट हुआ, तो फिर आपका ईगो डेवलप हुआ. और ईगो डेवलप होने के बाद वो कंप्रोमाइजिंग तो है ही है. अब उसके बाद होता क्या है कि ईगो तो डेवलप हो गया, थोड़ा सा वो इंटरफेयर करेगा ईद के विश में, थोड़ा इंतजार कर लेगा बच्चा. बट एज द चाइल्ड ग्रोज, अभी हम जब डेवलपमेंटल स्टेजेस बताएंगे फिर उसको हम रिलेट कर देंगे वहां पे. जैसे बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, देन ही parents specifically, when they start toilet training and they train the child to do this and don't do this. तो सबसे पहले जब बच्चा जब शुरू करता है सुनना कि डू एंड डोंट डू दिस, राइट एंड रॉन्ग का जो कॉन्सेप्ट आता है, जो सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो फैमिली के नॉर्म्स हैं, जब उसकी ट्रेनिंग दी जाती है तो ये जो आपका जो पर्सनालिटी है उसका जो थर्ड वो है आपका कंपोनेंट है पर्सनालिटी का, वो डेवलप होता है. और वो टर्म उसकी क्या है, वो है सुपर ईगो. सुपर ईगो है. अब सुपर ईगो जो है, सुपर ईगो चूंकि इमर्ज होता है कहाँ से, वो इमर्ज होता है जो पेरेंट्स के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं. एक्चुअली जो पेरेंट्स के स्टैंडर्ड्स हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ द
सोसाइटी, जो सोसाइटी के जो वो टीचिंग होती है वो वहाँ पे जो सिखाया जाता है, और डू एंड डोंट्स की भी बात होती है। कभी पेरेंट्स अच्छा काम करता है तो रीइंफोर्स करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, जबकि जब बुरा काम करता है तो उसको पनिश भी करते हैं। तो ये जो राइट और रॉन्ग का जो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग है वो जो डेवलप होता है वो आपका सुपर ईगो होता है। एक्चुअली सुपर ईगो जो है ऐसा लगता है कि ये पेरेंट है, और आपकी जो सोसाइटी, इसलिए कि आप अगर अपने बारे में या और लोगों के बारे में आप सोचें कि ये जो डेवलपमेंट है ईड भी वहां पे है, ईगो भी हो गया, ठीक है, लेकिन राइट और रॉन्ग का जो एक कॉन्सेप्ट है वो आपका सुपर पेरेंट्स कैनॉट बी ऑलवेज विथ यू। तो आपको कौन सिखाएगा, कौन इंटरनलाइज करेगा जो आपके मोरल्स हैं, आपके राइट और रॉन्ग का जो कॉन्सेप्ट है जो दिया गया है वो आपका सुपर ईगो के शक्ल में, के फॉर्म में आपके अंदर मौजूद होता है, जो आपको एहसास दिलाता है कि ये राइट है, ये रॉन्ग है। यहाँ आप जाहिर है कि आप जब टॉयलेट ट्रेनिंग करते हैं तो आप पनिश भी करते हैं। असल में सुपर ईगो के, तो सुपर ईगो जो काम करता है उसका जो रेगुलेट करने का जो मैकेनिज्म है वो कौन सा है, वो है आपका मोरल प्रिंसिपल। तो इड ने काम किया किस पे, आपके प्लेजर प्रिंसिपल पे, ईगो ने काम किया रियलिटी प्रिंसिपल पे, एंड जो आपका सुपर ईगो है वो रेगुलेट करता है, वो कौन सा है, वो आपका मोरल प्रिंसिपल पे काम करता है, या सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन होती है, जो आपके नॉर्म्स होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड, ये जो आपका सुपर ईगो होता है उसके दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट जो है वो कॉन्शियस होता है। अब ये कॉन्शियस कैसे आता है, और जो दूसरा होता है वो है ईगो आइडियल। ये सुपर ईगो के दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, मेजर कंपोनेंट्स हैं। जो कॉन्शियस होता है वो आता है विच इज एक्वायर्ड थ्रू द यूज ऑफ गिल्ट एंड पनिशमेंट बाय द पेरेंट्स। जब आपको जब कहते हैं ना किसी को, जो जमीर होता है एक आपका, वो उसके अंदर, तो जो कॉन्शियस है वो आपका डेवलप होता है जब आप पनिश किए जाते हैं, जब आपको गिल्ट के एहसास दिलाया जाता है, उसकी वजह से एक सुपर ईगो का पार्ट होता है, और वो पनिशमेंट से होता है, और वो जाहिर है कि फिर आपको गिल्टी होती है अगर आप कोई चीज जो है वो बुरा काम करते हैं, या आप पेरेंट्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो मॉरल्स हैं, जो आपकी तरबियत है उसके खिलाफ करते हैं, तो आपको गिल्ट होता है। जहाँ के ईगो आइडियल जो होता है वो लर्न कब होता है, वो आपको रिवॉर्ड, जब आप अच्छा काम करते हैं, जब आपको पेरेंट्स जो है रिवॉर्ड देते हैं, या आप में से कुछ लोग यकीनन पेरेंट्स भी होंगे तो उनको भी अंदाजा होगा कि जब आप रिवॉर्ड देते हैं तो वो जो बच्चा है वो प्राउड फील करता है। तो ये मोरल प्रिंसिपल जो है अब उसके अंदर इतना इंटरनलाइज कर देता है, हो जाती है। ये तमाम फ्राइड का एक बहुत बड़ा, सिर्फ फ्राइड का ही नहीं बल्कि तमाम पर्सनालिटी थ्योरिस्ट का बिलीफ है कि जो ह्यूमन पर्सनालिटी है उसकी डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट जो हो जाती है वो अर्ली 5 years ऑफ लाइफ है। अर्ली 5 years ऑफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप आगे एडलर पढ़ेंगे, आप यूंग पढ़ेंगे, आप कैरन हॉर्नाई पढ़ेंगे, आप एरिक एरिक्सन पढ़ेंगे, आप तमाम जैसे पढ़ते जाएंगे, या जैसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं, वो तमाम थ्योरी जो कहते हैं वो कहते हैं कि भाई अर्ली 5 years ऑफ, और हमारे इस्लाम ने भी यही कहा है कि जो बुनियादी जो 5 साल आपके होते हैं, पहले के शुरू के जो 5 साल होते हैं वो बच्चों की तरबियत, आपको अंदाजा होगा कि इवन यहाँ पे हमारे यहाँ जो स्कूल की तालीम और तालीम देने की जो जरूरत है, हम 6 साल की उम्र में से तालीम शुरू करना चाहिए, इसलिए कि स्कूल में तालीम तो मिलती है, और जो 5 साल शुरू के जो रखे गए हैं वो किसी इसके लिए रखे गए हैं, घर पे, वो है तरबियत के लिए, वो तरबियत करना है, ठीक है। तो तालीम वहां तो मिल जाती है, तरबियत हम नहीं दे सकते, इसलिए कि जनरली आजकल वो 2.5 साल के बच्चे या जाहिर के पैदाइश से पहले बच्चों की आपके रजिस्ट्रेशन हो जाती है, एंड जब जितना वो पेरेंट
जितनी जल्दी चाहते हैं कि बस उनका बस ना चले, कि वो वॉक करना ना सीखा हो तो भी उसको स्कूल में ले जाके डाल दें, तो हम तरबियत नहीं कर पाते। तो ये जो आपके राइट और रॉन्ग, जो सुपर ईगो की डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए ये जरूरी है कि आप, जाहिर है कि जब बच्चा सुबह से शाम तक स्कूल में रहेगा तो वो पेरेंट वो स्कूल में इंग्लिश पढ़ाएंगे या जो भी पढ़ा रहे हो, मैथ्स पढ़ाएंगे, तो वो उनको उसको तरबियत तो नहीं कर सकते। तो तरबियत के लिए घर की जरूरत होती है। ये सुपर ईगो की डेवलपमेंट जो है वो हो जाती है। अब क्या है कि ये तीनों डेवलप तो हो गए, बट एज आई टोल्ड यू दैट दे वर्क इंटीग्रेटली कह लें या इन इंटरेक्शन कहें, एंड इफ दे आर एबल टू मेंटेन द हार्मोनी within among themselves, then the individual will remain normal, और जिंदगी बड़ी अच्छी तरह से गुजर जाएगी। उसको पता है कि क्या राइट एंड रॉन्ग है। अब ये अगर तीनों हो गए तो इसका मतलब आप ये कभी मत समझिएगा कि वहां से ईगो खत्म हो गया है, और या इट जो है वो एग्जिस्ट अब नहीं कर रहा है, सुपर ईगो आ गया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि ईगो जो है वो